नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपका अपने YouTube चैनल गुरुवर जी के में। जी हाँ दोस्तों, तो आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं NCERT की क्लास 6 के साइंस का अध्याय 7। अध्याय 6 मैंने कल अपलोड कर दिया था अपने यूट्यूब पे, तो आई बटन पे आप प्रेस करके उसे देख सकते हैं यदि आपने उस अध्याय को नहीं देखा है। तो आज हम बात करने वाले हैं पौधों को जानिए, यानी कि गेटिंग टू नो प्लांट्स, यानी कि आज हम पौधों के विभिन्न हिस्सों को जानने का प्रयास करेंगे। इसके पहले भी हमने पौधों को देखे, हम लोग मतलब सामान्य रूप से बोला जाए तो हम चारों तरफ से हरियाली से घिरे हुए हैं। यदि आप गांव में रहते हैं या फिर कहीं ऐसे स्थान पे रहते हैं जहाँ पे प्रकृति ज़्यादा हावी है, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि आसपास ज़्यादा पेड़ पौधे देखने को मिलेंगे। लेकिन आपको क्या पता है कि विभिन्न पौधों के अपने अलग अलग गुण होते हैं। उनके जड़ों में, उनके पुष्पों में या फिर उनके पत्तियों में विभिन्न प्रकार के फ़र्क देखने को मिलते हैं। तो इस चैप्टर के अंतर्गत हम आज वही जानने का प्रयास करेंगे कि पौधों के प्रमुख भाग कौन कौन से हैं और वह किस प्रकार से कार्य करते हैं, यानी कि उनके कार्य क्या होते हैं, उन भागों के कार्य क्या होते हैं पौधों के लिए। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले इसका जो टॉपिक है, पहला जो टॉपिक है वो है शाक, झाड़ी एवं वृक्ष, यानी कि हर्ब्स, सर्ब्स एंड प्लांट्स। तो मुख्य रूप से जो पौधे हमारे आसपास पाए जाते हैं, जो पेड़ या फिर जो पादप हमारे आसपास पाए जाते हैं, उन्हें मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया गया है, यानी कि 3 प्रकार के पौधे मुख्य रूप से हमारे आसपास मिलते हैं। पहला तो शाक हो गया, और दूसरी झाड़ी, और तीसरा वृक्ष। चलिए अभी इसे समझने का प्रयास करते हैं कि इनमें फ़र्क क्या होता है। सबसे पहले जब मैं शाक की बात करता हूँ तो शाक जो होते हैं वो बहुत छोटे पौधे होते हैं। शाक, आप यदि सामान्य रूप में बात करें, जो साग हम लोग खाते हैं, जो पालक का साग होता है या फिर और भी जो साग होते हैं, चौराई का साग और विभिन्न प्रकार के साग होते हैं, वो जो साग है वो यही शाक है, यानी कि वो भी एक शाक प्रकार का ही पादप है। इसमें ये बहुत छोटे छोटे होते हैं। इसमें तने जो होते हैं, मतलब तने बहुत बड़े नहीं होते हैं, तने धरती से थोड़ा सा ऊपर आते हैं और उसमें से पत्तियां निकलना शुरू हो जाती हैं। और सबसे ख़ास बात यह है कि इसके जो तने होते हैं वो भी हरे होते हैं, वो भी हरे रंग के होते हैं। सामान्य रूप से आप देखेंगे कि और जो तने होते हैं वह ब्राउन कलर के या फिर वाइट कलर के होते हैं, हल्के फुल्के थोड़ा धुंधले कलर के होते हैं। लेकिन इसमें आप देखेंगे तो ये जो शाक में जो तने होते हैं वो आपको हरे ही मिलेंगे। चलिए अब बात करते हैं हम झाड़ियों की। शाक के बाद अब जो शाक होता है लगभग अमूमन मान के चलिए कि यह लगभग 1 फीट या 1.5 फीट तक का ही होता है। बहुत छोटे होते हैं, इतने बड़े बड़े होते हैं, उससे बड़े नहीं होते हैं ये। लेकिन झाड़ियों की बात करें तो झाड़ियों की लंबाई लगभग हमारे अपने लंबाई कितना हो सकता है, यानी कि 4 फीट, 5 फीट या 3 फीट, या फिर कहा जा सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 6 फीट तक ये झाड़ियाँ हो सकती हैं। झाड़ियों के मुख्य रूप से जो तने होते हैं वो बहुत पतले पतले होते हैं, बहुत पतले होते हैं, लेकिन वह थोड़ा ठोस होते हैं। जहाँ पे हम देखते हैं कि शाक के जो तने होते हैं वह काफ़ी नरम होते हैं, यदि आप उन्हें ऐसे तोड़ें तो हाथ से बड़ी आसानी से टूट जाते हैं। लेकिन झाड़ियों के जो तने होते हैं उसे तोड़ने में थोड़ा सा मुश्किल होगा, टूट जाएंगे वो भी, लेकिन जब आप इसे तोड़ेंगे तो आपको एहसास होगा कि ये कहीं ना कहीं टाइट है, मतलब कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा मजबूत होंगे। झाड़ियों में मुख्य रूप से यदि मैं बात करूँ, जो नींबू के पेड़ होते हैं या फिर बहुत सारे ऐसे पेड़ जो आप देखने को मिलता है, जो नीचे से ही उसके डाल निकले रहते हैं, उसके तने निकले रहते हैं और वो फैलते रहते हैं आपस में इधर उधर। तो ये सभी जो प्रकार होते हैं वह झाड़ियों में आते हैं। झाड़ियों में बहुत सारे ऐसे भी मतलब पेड़ पौधे रहते हैं जो हमारे काम के हैं, लेकिन झाड़ियों में बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे भी होते हैं जो हमारे काम के नहीं होते हैं, उसमें कुछ कांटे निकले रहते हैं। तो ये झाड़ी की श्रेणी में आती हैं। अब जो वृक्ष है वो वृक्ष बहुत बड़े बड़े होते हैं। जो ट्रीज़ आप लोग जानते हैं, जो सामान्य अवस्था में हम लोग देखें तो वो कम से कम 10 फीट 20 फीट से और बड़े बड़े होते हैं। कई पेड़ तो कई 40-40 फीट तक लंबे हो सकते हैं। तो ये सब जो हैं उनकी जो तने आप देखेंगे तो तने भी काफ़ी मोटे और काफ़ी तगड़े होते हैं, उन्हें हाथ से तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। और तो वो जो होते हैं वह वृक्ष होते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे कि शाक, झाड़ी और वृक्ष में क्या अंतर है। अब इसके अलावा 2 प्रकार के और पादप हमारे आसपास मिलते हैं, जो कि एक विसर्पी लता होती हैं यानी कि क्रीपर्स होते हैं, और दूसरा आरोही लता होती हैं यानी कि क्लाइंबर्स होते हैं। इसे समझने का प्रयास करते हैं हम।
कई बार आपने कुछ ऐसे पेड़ पौधे देखे होंगे, मतलब कुछ ऐसे पादप देखे होंगे जो धरती पर फैल के ही बड़े होते हैं, उसमें फूल लगते हैं और फलते हैं। जैसे बहुत सारे हमारे पास जो क्या कहते हैं, जैसे मान लीजिए जो कद्दू के जो पेड़ होते हैं, ये सब जो होती हैं वो विसर्पी लता के प्रकार होते हैं। विसर्पी लता, इनकी लताएं बहुत मतलब पतली होती हैं, पतली और बहुत लचीली होती हैं, और इनके पास इतना क्षमता नहीं होता है कि ये कहीं ऊपर की ओर विकास कर सकें। इसलिए यह धरती पे फैल कर ही चारों तरफ फैलती हैं और अपना विकास धरती पे ही फैल कर करती हैं। वहीं हम बात करें आरोही लता की, तो बहुत सारे फूलों को आप लोगों ने देखा होगा जो किसी डाली के सहारे या फिर किसी रस्सी के सहारे ऊपर की ओर बढ़ती हैं। उदाहरण के रूप में हम अपने घर में जो मनी प्लांट लगाते हैं वो भी आरोही लता का ही एक पादप का एक उदाहरण है, जिसे हम क्लाइंबर्स कहते हैं। इसके नाम से पता चल रहा है कि ये क्लाइंबर्स यानी कि ऊपर चढ़ते हैं। ये किसी सहारे के लिए इनकी आवश्यकता होती है, इन दोनों को सहारे की आवश्यकता होती है। ये धरती पर ही फैल के बड़ी होती हैं विसर्पी लताएँ, और आरोही लताएँ जो होती हैं वो किसी सहारे के माध्यम से ऊपर उठती हैं। चलिए बात करते हैं हम दूसरे नंबर की, यानी कि तना, यानी कि स्टेम की बात कर लेते हैं। तो स्टेम जो होते हैं वह पादप के बहुत मुख्य भाग होते हैं। यदि मैं कहूँ कि पादप के स्टेम का क्या कार्य होता है पादपों में, तो जो तना होते हैं वह सबसे पहले तो पौधों को सीधा रखने में सहायक होते हैं, सीधे रखते हैं। और दूसरी बात यह है कि जो तने होते हैं ये मुख्य रूप से ये सामानों को पहुंचाने का कार्य करते हैं, कहीं ना कहीं वाहक के रूप में ये कार्य करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पत्तियों पे, पेड़ों के जो पत्तियां होती हैं वहाँ पे भोजन बनता है, उनका भोजन वहीं पत्तियों पे तैयार होता है। तो उसके लिए पत्तियों को मुख्य रूप से जल की और लवणों की आवश्यकता होती है, खनिज की आवश्यकता होती है। तो ये सब जो पहुँचाने का कार्य करती है वह तना ही करता होगा। जब आप तना देखेंगे किसी पौधे का, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास एक पौधा मौजूद है, इससे जब आप देखेंगे तो ये जो हरा वाला पार्ट, ये जो टाइट वाला पार्ट दिखाई दे रहा है जो कि जड़ से लगा हुआ है, यही हमारा तना है। आप देख सकते हैं कि ये किस प्रकार से जड़ से जुड़ा हुआ है। तो जड़ जो है वह मुख्य रूप से विभिन्न स्थानों से पानी और खनिज लवण लाने का कार्य करती है और लाकर इस तने को वह सौंप देती है। और ये जो तना होता है, तने पत्तियों से और विभिन्न डालियों से जुड़े रहते हैं, तो तने से होते हुए ही वह जल और विभिन्न प्रकार के जो खनिज लवण होते हैं वह पत्तों तक पहुंच पाते हैं। और साथ ही तने का एक और कार्य होता है, यानी कि तना मुख्य रूप से दो राही रूप में कार्य करते हैं। तना नीचे के पदार्थों को ऊपर ले ही जाते हैं, और साथ में ही जब हमारे पत्ते जो भोजन बना लेते हैं, जो स्टार्च वह जमा किए रहते हैं, तो ये जो तने होते हैं वह पूरे पेड़ में उसे फैलाने का कार्य भी करते हैं। यानी कि तने से होते हुए वो विभिन्न प्रकार के जो ऊर्जा देने वाले स्रोत होते हैं पौधों को, यानी कि जो भोजन, तैयार भोजन रहता है, उसे विभिन्न भागों में पहुंचाने का कार्य भी यह तना करते हैं। चलिए बात कर लेते हैं हम पत्तियों की। लीफ एक इम्पॉर्टेंट अंग है पौधों का। तो पत्तियों का क्या कार्य होता है? जैसा कि मैंने बताया कि पत्तियों का मुख्य कार्य होता है भोजन तैयार करना। पत्तियां मुख्य रूप से सूर्य की उपस्थिति में भोजन तैयार करती हैं, और भोजन तैयार करने के लिए उसे जल की आवश्यकता होती है जो तना उसे पहुंचाता है। विभिन्न प्रकार के खनिज लवण की आवश्यकता होती है जो तना उसे पहुंचाता है, पत्तियों तक उसे ले जाने का कार्य करता है। और पत्तियों का कार्य होता है उस भोजन को बनाना। साथ में पत्तियां कहीं न कहीं वाष्पीकरण भी करती हैं, यानी कि वेपोराइजेशन का भी कार्य करती हैं। यदि आप किसी पेड़ के पत्तियों पे आप कुछ पॉलीथीन बांध दें, तो आप देखेंगे कुछ समय बाद उस पॉलीथीन में अंदर की ओर कुछ पानी की बूंदें इकट्ठा हो जाएंगी। असल में वह वाष्पीकरण का ही परिणाम है। यानी कि पत्तियों जो तने जो धरती से जो जल लाते हैं पत्तियों तक, तो कुछ जो जल होते हैं वह वहाँ पे उनका ह्रास भी होता है, यानी कि वाष्पीकरण के माध्यम से वह ऊपर आकाश में उड़ते रहते हैं। तो पत्तियों का ये भी कार्य होता है, जिससे कि कहा जाता नहीं है कि जहाँ मतलब ज़्यादा पेड़ पौधे होते हैं वहाँ वर्षा होने की भी चांसेस अधिक होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पत्तियाँ वाष्पीकरण का कार्य भी करती हैं और भोजन बनाने के कार्य तो ये आती ही हैं। पत्तियों के प्रमुख भागों को हम थोड़ा समझ लेते हैं। पत्तियों के कुछ प्रमुख भाग होते हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि यदि आप ध्यान देंगे तो हर पेड़ पौधा कुछ ना कुछ आपको
अलग नज़र आएगा। ऐसा नहीं है कि बस वह सामान्य पौधा है या फिर ऐसे सामान्य नहीं कहा जा सकता है। यदि आप गहराई से जांच करेंगे तो उसके बहुत सारे हिस्से आपको मिलेंगे जिसे ईश्वर ने या फिर प्रकृति ने बहुत ही सही ढंग से बनाया है। मतलब वो बहुत ही व्यवस्थित चीज़ें उन्होंने बनाया है और बहुत ही व्यवस्थित अवस्था में वह मौजूद है। तो यहाँ पे भी पत्तियों के प्रमुख भाग होते हैं, जैसे कि पर्णवृत्त हो गया, फलक हो गया, सिरा हो गया, मध्य सिरा होगा, सिरा विन्यास हो गया। तो इसे हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं और इसे हम उदाहरण देकर समझते हैं। एक पत्ती यहाँ पे मौजूद है मेरे पास, इसी से हम समझने का प्रयास करते हैं। आशा करता हूँ कि ये पत्ती आप लोग को दिखाई देती होगी। थोड़ा सा मैं इसे नज़दीक कर दूँगा। इसमें जो सबसे पहले यहाँ पे नाम लिखा हुआ है कि पर्णवृत्त की बात मैं करूँ तो ये पत्ती का जो ये वाला सिरा है, ये जो डंठल टाइप का निकला हुआ है, यानी कि पत्तियाँ जिसके सहारे पौधों से जुड़ी रहती हैं, यानी कि मुख्य रूप से कहा जाए तो तने से जुड़ी रहती हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे ही हम पर्णवृत्त कहते हैं। ये पर्णवृत्त कहते हैं। आइए हम थोड़ा सा इसे और समझने का प्रयास करते हैं। हमारे पास एक जैसे यहाँ पे पौधा मौजूद है, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये पत्ती है इसकी। कौन सा चुनूँ? हाँ, ये देखिए, ये पत्ती है, ये पत्ती है और ये पत्ती जो जाके यहाँ पे तने से जुड़ी हुई है, ये वाला जो हिस्सा है इसका, इसे ही हम इसे पर्णवृत्त कहते हैं। तो आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। वहीं मैं बात करूँ दूसरे हिस्से की, यानी कि फलक की, तो पत्तियों का ये जो हरा वाला हिस्सा होता है, ये पूरा जो हिस्सा होता है, ये यहाँ से मैं दिखाता हूँ ऐसे, ये जो पूरा हिस्सा रहता है इसे हम फलक कहते हैं। और साथ में ही हम सिरे की बात करें तो आप देखेंगे, यदि आप इसे ध्यान से देखें तो इसमें आप बहुत सारे सिरा यानी कि नसों की तरह यहाँ पे फैली हुई बहुत सारे जाल आपको दिखाई देंगे। पीछे से यदि मैं दिखाऊं तो यहाँ पे देखिए, ये जो लंबा सा है, ये और इधर निकला हुआ है, इधर निकला हुआ है, ये सब सिराएँ कही जाती हैं। ये सब यानी कि सिरा है। मध्य सिरा की मैं बात करूँ तो यदि आप इस पत्ते को देखें तो इस पत्ते पे ये जो मेन वाला है, यानी कि एक मोटा सिरा आपको दिखाई देगा। ये मोटा सिरा जो कि मेन सिरा है, इसे ही हम मध्य सिरा कहते हैं। वहीं हम बात करें सिरा विन्यास की, तो सिरा विन्यास मुख्य रूप से यदि आप इस पत्ती को देखें तो ये बहुत सारी सिराएं मिलकर किस प्रकार से एक डिजाइन का निर्माण कर रही हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें विभिन्न प्रकार के थोड़ा सा डिज़ाइंस का निर्माण हो रहा है, तो इन्हें ही हम सिरा विन्यास कहते हैं। अब पत्तियों में भी दो प्रकार की पत्तियां पाई जाती हैं सिरा विन्यास के आधार पे, यानी कि ये जो सिरा है, सिरा के बनावट के आधार पे हम कह सकते हैं कि पत्तियां भी दो प्रकार की होती हैं। एक तो जालिका रूपी होती है और दूसरा समांतर सिरा होता है। जालिका रूपी पत्ती का उदाहरण यही है, ये कि पीपल के पेड़ का पत्ता है या फिर आप आम के पेड़ का पत्ता जो देखते हैं वह जालिका रूपी ही होती है। यदि आप ध्यान देंगे इस पर, थोड़ा सा मैं इसे नज़दीक कर देता हूँ, तो आप देखिए कि इसमें जो सिराएं जो डिजाइन बना रही हैं वो एक जाली नुमा बना रही हैं। आप कभी हो सकता है कि आपने कभी ध्यान दिया हो, जब पीपल के पत्ते बिल्कुल सूख जाते हैं और ये जो हरापन होता है ये जब ख़त्म हो जाता है तो आप देखेंगे कि वो बिल्कुल जाली की तरह नज़र आता है। तब आप उसके डिज़ाइंस को बहुत अच्छे से, यानी कि सिरों के डिज़ाइंस को, यानी कि सिरा विन्यास को बहुत आराम से देख सकते हैं, यानी कि वह एक जाली रूप में प्रदर्शित होती हैं। इसलिए ऐसे पत्तों को हम जालिका रूपी कहते हैं। वही हम बात करें समांतर सिरे की, तो समांतर सिरे के उदाहरण में आप मुख्य रूप से ऐसे पौधों के पत्ते ले सकते हैं, जैसे कि मकई के जो पत्ते होते हैं, यानी कि जो भुट्टे के पत्ते होते हैं, वो भी समांतर सिरा वाले होते हैं। यहाँ पे एक उदाहरण के रूप में एक पत्ता मेरे पास मौजूद है, छोटा सा। ये पत्ता देखिए, ये एक पत्ता है, यह घास का पत्ता है। इस पर जब आप देखेंगे तो इसका जो सिरा है, जो मध्य सिरा है, वो बिल्कुल सीधा निकला हुआ है और साथ में इसके साथ ये जो सिराएं हैं जो कि सिरा विन्यास का निर्माण करती हैं, वो सभी के सभी समांतर हैं। जहाँ पे आप देखेंगे जालिका रूपी में वह टेढ़े मेढ़े थे, वह एक दूसरे से मिले हुए थे कहीं ना कहीं और जाली का निर्माण कर रहे थे। लेकिन इसमें जो विभिन्न प्रकार की असल में ये सिराएं जो, और ये मुख्य सिरा तो आपको दिख रहा होगा, लेकिन उसके आसपास के जो लंबवत सिराएं हैं वो नहीं दिखाई दे रही होंगी, क्योंकि बहुत पतली हैं इसमें, क्योंकि ये पत्ता भी बहुत पतला है, अभी विकास नहीं हुआ इसका बढ़िया से। तो ये समांतर होती हैं, इसलिए इसे समांतर सिरा वाली पत्ती कही जाएगी। तो आशा करता हूँ कि आप पत्तियों के बारे में समझ गए होंगे कि पत्तियाँ किस प्रकार की होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं और पत्तियों के भाग कौन कौन से होते हैं। पर्णवृत्त की जैसे कि मैंने बात किया, पर्णवृत्त आप समझ गए होंगे
कि जो पत्तियाँ जुड़ी रहती हैं तनों से, उन्हें हम पर्णवृत्त कहते हैं। फलक जो चौड़ा वाला सिरा होता है, जो पत्ती जहाँ पे हरा हरा पूरा होता है, वो फलक कहलाता है। सिरा जो उसमें रेसे दिखाई देते हैं, नसों की तरह जो दिखाई देते हैं, उसे सिरा कहते हैं। मध्य सिरा वो होते हैं जो मध्य में एक मेन रहता है जो काफ़ी बड़ा रहता है, उसे मध्य सिरा कहते हैं। सिरा विन्यास जो डिजाइन्स बनाते हैं बहुत सारे सिरा मिलकर, उसे हम सिरा विन्यास कहते हैं। और सिरा विन्यास के आधार पर पत्ते दो प्रकार के होते हैं। एक तो जालिका रूपी होते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि जो पीपल के पेड़ के पत्ते होते हैं वह जालिका रूपी सिरा विन्यास का निर्माण करती हैं। और मैंने कहा कि जो मकई के पेड़ होते हैं या फिर आप गन्ने के जो पेड़ होते हैं उसके जो पत्ते होते हैं वो समांतर सिरा वाले होते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं एक मुख्य अंग की, जो कि जड़ है, यानी कि रूट्स है। तो रूट्स के काम को थोड़ा हम देख लेते हैं। रूट्स के कुछ कार्य होते हैं, यानी कि हम ये भी जानते चल रहे हैं कि पौधों में आखिर इनका काम क्या है। तो मुख्य रूप से यदि रूट्स की मैं बात करूं तो रूट्स मुख्य रूप से पौधों को स्थिर रखने के कार्य करती हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो रूट्स होते हैं, जैसे कि हमारे पास एक ये पौधा मौजूद है और इसका जो रूट है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो हिस्सा है इसका, ये ज़मीन में रहता है और ज़मीन में ये पकड़ बनाता है, ये मजबूत पकड़ बनाता है, जिससे कि पेड़ का जो ऊपरी हिस्सा है जो हवा में है वह स्थिर रह सके। और साथ में ही जड़ का जो प्रमुख कार्य होता है वह ये भी होता है कि पौधों को, यानी कि तने के माध्यम से जो खनिज लवण या फिर जो जल जाते हैं वो प्रोवाइड कराने का कार्य जो है यह रूट ही करता है। यानी कि रूट विभिन्न स्थानों से, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो ये जड़ होते हैं वो बहुत दूर दूर तक फैले रहते हैं और विभिन्न स्थानों से, मिट्टी से मुख्य रूप से ये खनिज लवण और जल इकट्ठा करके तना को ला कर देते हैं और तना संपूर्ण वृक्ष में या फिर इनके पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य तना का होता है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे जड़ की। तो जड़ों के प्रकार में यदि हम बात करें तो जड़ के भी दो प्रकार होते हैं। यहाँ पे देखिए जड़ों के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है मुसला जड़ और दूसरा होता है झकड़ा जड़, यानी कि जिसे हम रेशेदार जड़ भी कहते हैं, यानी कि टैप रूट कहते हैं और एक को फैब्रियस रूट कहते हैं। इसे भी हम समझने का प्रयास करते हैं। तो मुसला जड़ उस जड़ को कहते हैं जिसमें एक जड़ होता है, वो मेन होता है। जैसा कि ये जो पौधा मैंने दिखाया था, यह मुसला जड़ का ही उदाहरण है यह पौधा। इसे जब आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पे जो एक जड़ यहाँ पे मौजूद है यह इसका मेन जड़ है, ये यानी कि ये मुसला जड़ है। और इस जड़, ये जो जड़ का उदाहरण जो मैं बता रहा हूँ, मैं आपसे बताऊँ कि यही मुसला जड़ का उदाहरण है। इसमें आप देखेंगे कि एक रूट जो है वह काफ़ी मेन है, जो शुरू से लेके अंत तक गया है और इसके छोटे छोटे रूट्स इसमें से निकले हुए हैं। आप देखेंगे जैसे यहाँ पे छोटे छोटे रूट्स यहाँ पे निकले हुए हैं, इन रूटों के हम पार्श्व रूट कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखे होंगे आप, मुसला जड़ों से निकली जड़ों को पार्श्व जड़ कहते हैं, यानी कि इसे हम क्या कहते हैं? पार्श्व जड़ कहते हैं। इस छोटी छोटी जड़ों को हम लोग पार्श्व जड़ कहते हैं। तो ये एक हो गया मुसला जड़ का एक उदाहरण हो गया। और जो दूसरा उदाहरण है जो झकड़ा रूट है, यानी कि जो रेशेदार जड़ है, उसके लिए भी हम एक पौधा यहाँ पे लेकर आए हैं। एक धान का पौधा है। इसमें जब आप देखेंगे तो पाएंगे कि इसमें कोई भी मेन रूट नहीं है। मैं दोनों की तुलना करता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोनों पौधे यहाँ पे मौजूद हैं। एक आप देखेंगे कि यहाँ पे जो एक लंबी सी रूट निकली हुई है ये इसमें नहीं मिलेगी, यानी कि इसमें बहुत सारे जड़ तो मौजूद हैं लेकिन कोई मेन जड़ नहीं है और सब इधर उधर बिखरे हुए हैं। किस प्रकार की जड़ है ये? तो ये जो जड़ होती है वह झकड़ा जड़ यानी कि रेशेदार जड़ होती है। तो आशा करता हूँ कि आप जड़ों के बारे में भी समझ गए होंगे कि जड़ कितने प्रकार के होते हैं और जड़ों के कार्य क्या होते हैं। चलिए हम बात कर लेते हैं पुष्प की। पुष्प एक बड़ा टॉपिक है, काफ़ी बड़ा टॉपिक है, इस अध्याय का भी है और पुष्प पे बहुत गहन अध्ययन भी कराया जाता है। पुष्प यानी कि फ्लावर्स। तो फ्लावर्स के क्या कार्य होते हैं? असल में पुष्प के बारे में हम विस्तृत रूप से आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे, लेकिन इसमें हम सामान्य रूप से जान लेते हैं कि आखिर पुष्प के क्या कार्य होते हैं। माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा बारिश हो रहा है तो हो सकता है कि कुछ अलग आवाज़ इसमें आ रहा हो। बारिश की आवाज़ असल में ये है।
तो उसके लिए ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और जहाँ तक आशा करता हूँ कि मेरी आवाज़ आप लोगों को स्पष्ट सुनाई दे रही होगी। तो पुष्प के क्या कार्य होते हैं? तो पुष्प मुख्य रूप से एक प्रकार का कहा जा सकता है कि पुनर्निर्माण का कार्य करती है, यानी कि पुष्प ही वह अंग है जो अपने जैसे पौधों का निर्माण करती है, यानी कि यह प्रकार से रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है पेड़ पौधों का। तो ये मुख्य रूप से क्या कार्य करती है? पुष्प आप जैसे देखते हैं कि पेड़ों में पुष्प लगते हैं, फिर पुष्प थोड़ी देर बाद वो उसमें फलों में बदल जाते हैं, फलों में बीज होते हैं और फिर बीज से फिर नए पुष्प बनते हैं। तो पुष्प का मुख्य रूप से यही कार्य है। पुष्प के कुछ प्रमुख भाग होते हैं, इसे हम थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कि पुष्प में पंखुड़ियाँ होती हैं, बाह्य दल होते हैं, पुंकेसर, परागकोश और स्त्री केसर होते हैं। ये देखे रहे ना, छोटे से पुष्प में कितने बड़े बड़े भाग होते हैं, कैसे कैसे भाग होते हैं, इन्हें हम थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं। इसके लिए हमने एक पुष्प का चयन किया है, क्योंकि गुड़हल का फूल है यहाँ पे हमारे पास। इसके माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे कि इसके कौन कौन से भागों की बात की गई है। देखिए, मुख्य रूप से मैं आपसे बता दूं कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी प्रकार के पुष्पों में यह सभी पार्ट मौजूद हों। हो सकता है कि कुछ पार्ट किसी पुष्प पे ना मौजूद हों, या फिर ये भी हो सकता है कि कुछ पार्ट में सभी प्रकार के इसके पार्ट्स जो भी भाग दिए हुए हैं वो मौजूद हो। क्योंकि होता यह है कि जो पौधे होते हैं वो द्विलिंगी होते हैं, यानी कि उसमें स्त्रियों के गुण और पुरुष के गुण एक ही पौधे में पाए जाते हैं। लेकिन कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिसमें केवल एक में किसी स्त्री के गुण रहेंगे तो किसी दूसरे में पुरुष के गुण रहेंगे। तो आइए हम समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पंखुड़ियों की। तो पंखुड़ी यही होती हैं, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो फूल का मुख्य हिस्सा है, ये निकला हुआ है लाल लाल, इसे ही हम पंखुड़ी कहते हैं। आशा करता हूँ कि आप लोग देख रहे होंगे। यहाँ पे देखिए, ये जो है ना, ये वाला हिस्सा, यही पंखुड़ी कहा जाता है। और दूसरी बात करें हम बाह्य दल की, तो जब आप कली के रूप में देखते होंगे तो कली के रूप में आप देखे होंगे कि बस पुष्प का यही हिस्सा नज़र आता है, यानी कि ये जो हरा वाला हिस्सा है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि जब ये कली के रूप में रहता है तो सबसे बाहरी हिस्सा यही हरा वाला हिस्सा रहता है, और इसी के अंदर ये इसकी पंखुड़ी है, ये सिकुड़ कर इसी के अंदर मौजूद रहती है। जब ये छोटी छोटी रहती है तो इसी के अंदर मौजूद रहती है और ये इस तरह से बंद रहता है। तो इसी हरे पार्ट्स को, ये जो पत्तियां निकली हुई हैं हल्की हल्की, और ये चारों तरफ से जो घिरा हुआ है हरे पार्ट से, वही बाह्य दल कहलाता है। चलिए बात करते हैं हम पुंकेसर की। पुंकेसर मुख्य रूप से आप जो देख रहे हैं, ये जो निकला हुआ है रेड कलर का यहाँ पे लंबा सा, कुछ पौधों में या फिर कुछ फूलों में आप देखेंगे कि ये पुंकेसर कई सारे होते हैं जो इसके जड़ से निकले रहते हैं, कई सारे होंगे। तो यहाँ पे लेकिन एक ही है, और यहाँ पे आप देखेंगे कि अंतिम में ये जो येलो कलर के आपको दिखाई दे रहे हैं, येलो कलर के छोटे छोटे ये जो कण दिखाई दे रहे हैं, यही परागकोश है। जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग, परागकोश जो है वो यही है। ये मुख्य रूप से पुरुषों का अंग होता है, यानी कि ये नर का अंग होता है। जैसा कि मैंने कहा कि ये पुंकेसर है और इसी से ये निकला है परागकोश। और यही जब मुख्य रूप से जब पौधों के अंडाशय में जाता है, तो ये जो फूल के जो अंडाशय होते हैं उसमें जब ये प्रवेश करता है तो उसमें मुख्य रूप से उसके फल का निर्माण होता है धीरे धीरे। तो आप समझ गए होंगे कि ये जो पार्ट है, ये जो लंबा वाला पार्ट है और इसमें जो छोटे छोटे निकले हुए हैं, ये सब क्या है? ये सब पुंकेसर है। और ये जो येलो कलर का आपको पदार्थ दिखाई दे रहा है, असल में जब आप इसे हाथ में ऐसे रगड़ेंगे तो ये आपके हाथ में लग जाएंगे, पीले पीले जो हैं इसमें। तो ये परागकोश है। अब हम स्त्री केसर की बात करते हैं। तो इसमें स्त्री केसर दिखाई नहीं दे रहा है। कुछ पेड़ों में जिसमें पुंकेसर किनारे किनारे कई सारे निकले रहते हैं ये वाले हिस्से, उसमें आप देखेंगे कि उसके जो फूल होंगे उसके बीच में दिखाई देंगे, वह जो स्त्री केसर होती है वह दिखाई देती है। असल में हमें जब स्त्री केसर के प्रमुख भाग को पढ़ना है, जिसमें कि अंडाशय है, वर्तिका है, वर्तिकाग्र है और बीजांड है, तो इसे हमें खोलने की आवश्यकता पड़ेगी। तो हम इसे चलिए खोल लेते हैं, इस पौधे को। पौधा नहीं है, मतलब ये जो फूल है, इस फूल को हम खोलते हैं धीरे धीरे। इसके पंखुड़ियों को हम हटा देते हैं, और पंखुड़ियों को हटाने के बाद इसके ये वाला जो हिस्सा है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम बाह्य दल भी कहते हैं, इसे भी हम हटा देते हैं धीरे धीरे। अब इसे हटाने के बाद जब ये पुंकेसर का जो ये हिस्सा था, इसे हम निकालेंगे ऐसे, इसे जब हम तोड़ के निकाल देंगे इसको,
धीरे से। थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा आप लोगों को, थोड़ा समय लग रहा है इसमें। ये देखिए मैंने जो पुंकेसर वाला हिस्सा था उसे निकाल दिया है, तो ये अब हम साफ रूप पे अब स्त्री केसर देख सकते हैं। स्त्री केसर यही होता है। इसमें अब हम विभिन्न हिस्सों को इसको पहचानने का कार्य करते हैं। देखिए थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम इसमें अंडाशय को पहचानेंगे। तो अंडाशय यही है, ये देख रहे हैं ना आप, ये जो यहाँ पे एक मोटा वाला जो हिस्सा दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, ये हिस्सा, ये जो मोटा वाला हिस्सा, सबसे मोटा वाला हिस्सा है ये, यही क्या है, ये अंडाशय है। वर्तिका की बात करें तो ये जो डंडी निकली हुई है, बीज का ये जो भाग है, बीज का ये जो भाग होता है, इसे वर्तिका कहते हैं। और जो ये वर्तिकाग्र है, ये जो सबसे ऊपरी वाला हिस्सा है इसका, इसे हम वर्तिकाग्र कहते हैं। कुछ पुष्पों में आप देखेंगे वर्तिकाग्र थोड़ा सा गोल होता है और थोड़ा सा बड़ा होता है, इसमें ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन ये जो ऊपरी वाला हिस्सा है, सबसे ऊपर वाला हिस्सा है, वो वर्तिकाग्र है और ये वर्तिका है बीच वाला हिस्सा, और ये जो बीच वाला हिस्सा है ये अंडाशय है। अब एक और भाग है वह बीजांड है। अब ये कहाँ मौजूद है? तो पुष्पों में जो बीजांड होता है वो अंडाशय के अंदर मौजूद होता है। यदि हम इसे काटने का प्रयास करें, ये काफ़ी छोटा है, हो सकता है कि दिखाई न दे, लेकिन जब हम इसमें इसके अंडाशय को काटेंगे और इसके अंडाशय को काट के इसके अंदर निहारने का प्रयास करेंगे हम, यदि आप इसके अंदर निहारने का प्रयास करेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पे बीजांड दिखाई दे रहे हैं, जो बहुत छोटे छोटे बीजों की तरह बहुत छोटे छोटे कण दिखाई देंगे। हो सकता है कि आप लोग को दिखाई ना दे रहा हो। लाइए मैं इसे थोड़ा सा निकाल के दिखाता हूँ। जब हम इसे दबाएंगे, थोड़ा सा इस पर थोड़ा सा जोर लगाएंगे, तो यहाँ पे बहुत सारे बीजांड जो है वह दिखाई देंगे। ये देखिए, ये मेरे उंगलियों पे ये किस प्रकार से लग गए हैं, ये असल में ये बीज ही है इनके। तो आप समझ गए होंगे कि बीजांड क्या होते हैं। तो हमने पूरा ऑपरेशन कर दिया यहाँ पे, फूल का बहुत गंदगी फैल गया है यहाँ पे, लेकिन क्या करें, आप लोग को समझाने के लिए सब करना पड़ता है। मैं बाहर गया, पौधों को चुना भी और काफ़ी रिसर्च करके ये सब पौधे आप लोगों के लिए लाया मैंने। तो आप समझ गए होंगे कि अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकांड और बीजांड किसे कहते हैं। तो ये था पौधों के बारे में। इसमें आप लोगों ने देखा होगा कि हमने फल के बारे में जिक्र नहीं किया है। तो हम थोड़ा सा जब ऊंची कक्षाओं में जाएंगे तो हम फल के बारे में भी हम पढ़ेंगे। और ये जो हम लोग का चैप्टर था वह पौधों को जानिए के बारे में था। और आशा करता हूँ कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप पौधों को बहुत अच्छे तरीके से जान गए होंगे, उसके पत्तियों के भागों को जान गए होंगे, और उन तमाम बारीकियों को जो सामान्य आदमी नहीं जान पाता है उसकी भी जानकारी आपको हो गई होगी। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब हम नई वीडियो लेकर आएँ तो उसकी जानकारी हो सके। इसके पहले के चैप्टर भी हम ला चुके हैं, और यानी कि ये तो अध्याय 7 है, अध्याय 6, 5, 4, 3, 2, 1, ये भी हमने अपने एक प्लेलिस्ट जो कि NCERT क्लास 6 के नाम से है उसमें हमने डाल दिया है। तो YouTube चैनल पे आप जाके देख सकते हैं, या फिर बगल में वो प्रदर्शित हो रहा होगा, उसे क्लिक करके आप उन तमाम चैप्टरों को भी पढ़ सकते हैं। तो हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।